नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा भंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य ने कोविड टीकाकरण की पहली खुराक का 100% लक्ष्य किया हासिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 6 सितंबर को राज्य के लोगों और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाएंगे गुगा नवमी। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने धर्मशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित जिला स्तरीय हितधारक परामर्श कार्यशाला में की शिरकत। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को फिर से बनाएगी विश्वगुरु। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को बधाई दी और लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। प्रधानमंत्री 6 सितंबर को राज्य के कुछ अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे, जिन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने में अतुलनीय कार्य किया है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों, चिकित्सा अधीक्षकों, उपमंडल अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, चिकित्सा अधीक्षकों, उपमंडल अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 6 सितंबर को राज्य के कुछ अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, जिसके लिए राज्य के विभिन्न स्थानों जैसे जिला, उपमंडल और खंड विकास मुख्यालयों के अलावा अन्य प्रमुख स्थानों पर 90 LED स्क्रीन लगाई जाएगी, ताकि लोग इस मेगा इवेंट में भाग ले सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे और इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के संबंध में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को टीकाकरण की पहली खुराक से शेष बचे व्यक्तियों के लिए विशेष अभियान आरंभ करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल, कुल्लू जिले के मलाना और शिमला जिले के डोडरा कवार जैसे दुर्गम क्षेत्रों को चिन्हित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि शेष व्यक्ति की पहचान कर टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले कुछ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं या किसी अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की पहचान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस स्थल पर कार्यक्रम की स्क्रीनिंग हो, उस स्थल पर आम जनता के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन सभाओं में लोगों द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों जैसे फेस मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए स्थानीय विधायक, टीकाकृत व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कार्यक्रम जो हमारा 6 तारीख को निर्धारित हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और इस तरह का ये कार्यक्रम पूरे देश भर में ये पहला कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम तो और स्कीम्स के तो अलग अलग कार्यक्रम हो ही रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमारे लिए खुशी की बात है कि जो वैक्सीन केस में हमने जो काम किया हिमाचल प्रदेश में, आप सब लोगों ने जो मेहनत की, उसका परिणाम ये है कि आप पूरे देश भर में पहले स्थान पर आज की तारीख में खड़े हैं। और वैक्सीन के सिलसिले में ये पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है प्राइम मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कार्यक्रम जिसको हम बोल सकते हैं, वर्चुअल कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ करके होने वाला है। उस 2-3 चीज़ों को लेकर के जैसे जानकारी आप लोगों को दी गई है,
उसमें एक तो ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो इस अभियान में लगे थे, जो वैक्सीन के काम में लगे थे। दूसरा, उसके बाद हम हर विधानसभा क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए 400-500 लोगों के कार्यक्रम, जिसमें जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों को विशेष तौर से आमंत्रित करें और उनको वहां पर बिठाएं, उनको उस कार्यक्रम को देखने का एक अवसर प्राप्त कर दें। लेकिन सुझाव के रूप में इस कार्यक्रम को बेहतर कैसे कर सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी पूरे हिमाचल के लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मेहंदली मंडी रोड का निरीक्षण किया और सेब सीजन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौर में MIM के अंतर्गत 5 वर्षों में सिर्फ 1 रुपए ही बढ़ाया गया था। वहीं वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा बीते 4 वर्षों के कार्यकाल में ही 2.5 रुपए MIM के अंतर्गत बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा, सेब सीजन के दौरान विपक्षी दलों को राजनीति छोड़कर आंकड़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मेहंदली मंडी रोहडू का निरीक्षण किया और सेब सीजन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सेब सीजन के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। यदि इस दौरान कोई भी व्यक्ति गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला और प्रदेश में सेब मंडियों के बिछे जाल से क्षेत्र की जनता को अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश के हर वर्ग को लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ की आर्थिकी प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, जहां बागवानों को इस आर्थिकी का फायदा होता है। वहीं बाहरी राज्यों से आए व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स और लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले मजदूरों को भी फायदा मिलता है। उन्होंने बताया कि पराला मंडी में निर्माणाधीन 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक पूरा होगा, जिससे वहां पर 27 मीट्रिक टन सेब की खपत होगी। साथ ही वहां एक APMC द्वारा सी स्टोर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी लोग बाजार में सेब उतना ही भेजें जितनी खपत होगी, ताकि बाजार में सेब के दाम बने रहें। इस अवसर पर APMC अध्यक्ष नरेश शर्मा, उपमंडलाधिकारी रोहडू सुरेंद्र कुमार, पार्टी पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने धर्मशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित जिला स्तरीय हितधारक परामर्श कार्यशाला में शिरकत करते हुए पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगी। प्रदेश में इसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन 1 साल पहले किया था। अब तय किया है कि हर जिले की टास्क फोर्स व हितकारों की वर्कशॉप की जाएगी, जिसकी शुरुआत धर्मशाला से की जाएगी। उन्होंने कहा, प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के 100% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इसलिए सरकार ने 1 सितंबर से कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है, क्योंकि अब उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाना गलत नहीं होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सितंबर माह में पाठ्यक्रम का नया प्रारूप तय कर उसे जारी कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की कटौती को लेकर शिक्षा बोर्ड की ओर से परामर्श बैठकें चल रही हैं और अब सिर्फ 4 बैठकें ही शेष रहती है। इसी को लेकर वह बुधवार को शिक्षा बोर्ड में बैठक भी करेंगे। वहीं 4 सितंबर को पुनर्विचार करने के बाद स्कूलों को खोलने को लेकर भी प्रदेश सरकार फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस पर काम भी चल रहा है। इसी के तहत सरकार ने तय किया है कि अब 3री व 5वीं व 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड लेगा। शिक्षा के ढांचागत विकास के लिए सरकार ने स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एवं रिजल्ट फॉर स्टूडेंट एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी धर्मशाला से की है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार को 650 करोड़ रुपए बजट 5 सालों के लिए केंद्र से मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत ही प्रदेश के 4,500 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी 2020 में आई है, ये शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके माध्यम से हम एक ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं जिसके दम पर हमारे बच्चे वैश्विक बन सकें और विश्व की ज्ञान की महाशक्ति भारत बने
इस दिशा में ये शिक्षा नीति कार्य कर रही है। और हिमाचल प्रदेश में यह शिक्षा नीति सैद्धांतिक रूप से हमने लागू कर दी है और लगभग 1 वर्ष हो गए इसकी टास्क फोर्स का गठन किए हुए। और अब हमने ये विचार किया है कि शिक्षा नीति पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के वहाँ पर जो हमारी टास्क फोर्स है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ ऐसी वर्कशॉप की जाए। और हिमाचल प्रदेश में इसको हमने प्रारंभ करना था और उसके लिए हमने ज़िला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला, इसको चुना। और आज हमने यहाँ से शिक्षा नीति पर जो संवाद का जो कार्यक्रम है इसको यहाँ प्रारंभ किया है। एक तो हिमाचल प्रदेश इस बात में अग्रणी हुआ है कि हमारी जो शिक्षा नीति ने ये कहा है कि हमको प्री प्राइमरी कक्षाओं को भी प्रारंभ करना है और लगभग अभी हम 4,500 स्कूलों में प्री प्राइमरी हमने प्रारंभ की है। और जिला कांगड़ा के आज कुछ स्कूलों का तो उदाहरण दिया है कि जहाँ पर प्री प्राइमरी में बच्चे 160-70 बच्चों ने भी एडमिशन लिया है। और उसके साथ ये भी कहा है हमने कि जो कक्षा तीसरी है, 5वीं है और 8वीं, इन कक्षाओं के पेपर आने वाले समय में एजुकेशन बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ों को हमने प्रारंभ किया भी। और जो आपने कहा कि हायर एजुकेशन में, तो निश्चित रूप से इस सब पर विचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के चलते बिलासपुर के पंचगाई में 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं 3 अलग अलग चरणों में चल अभ्यास सत्र में बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर सहित भाजपा सदर मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें त्रिलोक जम्वाल ने अपना बूथ सबसे मजबूत व चुनाव प्रबंधन को लेकर आवश्यक टिप्स दिए। हिमाचल प्रदेश में 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के चलते बिलासपुर के पंचगाई में 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। जहां एक और त्रिलोक जम्वाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए बूथ लेवल पर पार्टी को और सशक्त करने की अपील की, तो वहीं विधायक सुभाष ठाकुर और भाजपा प्रदेश सचिव सीमा ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देते हुए इन्हें घर घर तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील की। गौरतलब है कि बिलासपुर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है और जेपी नड्डा सदर सीट से 3 बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बिलासपुर से सांसद हैं। ऐसे में बिलासपुर जिला की 4 सीटों पर भाजपा की जीत दर्ज करना प्रदेश नेतृत्व का मुख्य लक्ष्य है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर अभ्यास वर्ग के जरिए कार्यकर्ताओं को न केवल बूस्ट किया जा रहा है, बल्कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि 2022 में भाजपा के मिशन रिपीट के सपने को साकार किया जा सके। बड़े सौभाग्य की बात है कि त्रिलोक जम्वाल जी आज हमारे इस दूसरे अभ्यास वर्ग में भी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पहुँचे। और इसके पश्चात हमारे जो प्रदेश की सचिव बहन डॉक्टर सीमा ठाकुर जी हैं, उनका दूसरा सत्र रहने वाला है। और वो हम सबका जो हमारे प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, उन पे हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। और अंतिम सत्र में माननीय विधायक महोदय जो समारोह सत्र है उसमें विस्तृत रूप से सदर की और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ उन पे हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। ये जो हमारे सदर मंडल का जो अभ्यास वर्ग हुए, मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। और कार्यकर्ताओं के धन्यवाद के साथ साथ मैं अपने जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और जो भी सरकार की उपलब्धियां थी, योजनाएं थी, हम सबको उनके बारे में ज्ञान दिया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस प्रदेश के लिए ये बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं चला रखी है, जिससे लोगों का भला होगा। और मैं निश्चित तौर पे एक बात कह सकता हूँ, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे निश्चित तौर पर ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 2022 में पुनः हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सदर से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जीत के जाएगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल शाखा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर 2021 को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रेड क्रॉस भवन शिमला में सदस्यों के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यशाला आयोजित की जाएगी ताकि भविष्य में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को जागरूक किया जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर साधना ठाकुर ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने वर्ष 2021 में 61 रक्तदान शिविरों के आयोजन करवाए। प्रदेश में 3,416 प्लस ऑक्सीमीटर, 87,885 फेस मास्क, 9,486 पीपी किट, 9,522 फेस शील्ड और 40,710 दस्ताने वितरित किए। इस दौरान 7,087 राशन किट भी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 1,942 लोगों को चिकित्सीय परामर्श और 3,657 लोगों को मासिक सामाजिक सहायता प्रदान की गई। डॉक्टर साधना ठाकुर ने कहा कि प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए पेड़ पौधों से नवाजा है, इसलिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदेश में स्वयंसेवियों की भागीदारी से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1,10,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के तहत 65,000 पौधे रोपित किए जा चुके हैं, जिसमें औषधीय पौधे भी शामिल हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा की नए कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए मधु सूद को उपाध्यक्ष, डॉक्टर किमी सूद को अवैतनिक सचिव, बिमला कश्यप, सुषमा मिनोचा व नीरता आकरे को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नामित किया। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों व सदस्य जन कल्याण से जुड़ी दीर्घकालीन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को सुदृढ़ कर सके। ये विचार छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने शिमला के बचत भवन में पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ सुझाव बैठक पर चर्चा करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों को पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रख इसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि जिला के विभिन्न विकास खंडों में विभिन्न मदों के तहत आवंटित राशि जो अभी तक व्यय नहीं हुई है का अपने क्षेत्र के अधिकारियों से ब्यौरा लेकर अन्य विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रतिनिधि समन्वय स्थापित करें। उन्होंने बैठक में ग्राम पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से जुटाई गई आय की धनराशि को भी विभिन्न विकासात्मक कार्यों में खर्च कर वित्तीय शक्ति बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक जन अभियान चलाए। उन्होंने नशे के प्रति प्रतिनिधियों को ठोस निर्णय लेते हुए इससे मुक्ति के लिए अपने अपने क्षेत्र में सघन रूप से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को नशे के चुंगल से बचाया जा सके और उनकी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग देश व प्रदेश के विकास के लिए किया जा सके। सतपाल सत्ती ने समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को खत्म करने के लिए जन अभियान चलाने का सदस्यों से आह्वान किया। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी जो हमारी 12 है शिमला जिला में, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बुलाए थे। उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि उन लोगों की व्यक्तिगत क्या प्रॉब्लम्स हैं और व्यक्तिगत के साथ साथ उनको जिस पद के ऊपर वो बैठे हुए हैं उन पदों में पोस्ट के ऊपर उनकी क्या इच्छा है, सरकार से क्या अपेक्षा है और जो काम चलता है इन तीनों जो हमारी स्थानीय ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी और जिला परिषद है, उनमें क्या अड़चन आती है तो उसका फीडबैक ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने मीटिंग की है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी सुझाव दिए हैं जिसमें काफ़ी कुछ हिमाचल गवर्नमेंट के माध्यम से होने का है और काफ़ी कुछ हिमाचल गवर्नमेंट ने किया भी है। और मुझे जितना भी फीडबैक मिला है वो काफ़ी अच्छा फीडबैक पूरे हिमाचल से मिल रहा है। हिमाचल के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं वो बड़े यानी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं वो ही बता सकते हैं। तो उसके नाते उन्होंने अपने एरियो की चाहे सड़कों की प्रॉब्लम्स हो, चाहे छोटे रास्तों की प्रॉब्लम्स हो, या स्कूलों और हेल्थ सिस्टम जो है उसकी कुछ दिक्कतें हैं जो लंबे समय से चल रही हैं और उसके साथ साथ कुछ स्टाफ की प्रॉब्लम, स्टाफ कम है ऐसा करके ज़्यादातर लोगों ने बोला। टाइड और अनटाइड बनी के बीच कुछ चीज़ें उनको दिक्कत आती है, उसमें सुधार की बातें उन्होंने की है। इन सब बातों को लेकर के मैं और मेरे डिपार्टमेंट के लोग सब लोग गवर्नमेंट के ध्यान में जब हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे
तो उस समय 12 जिलों को कवर करके जो फीडबैक आएगा वो गवर्नमेंट को देंगे। और मुझे विश्वास है कि काफ़ी चीज़ों को हम लोग जनता की ली हुई इन बातों को, नुमाइंदों की ली हुई इन बातों को गवर्नमेंट के सामने रखने में कामयाब होंगे और गवर्नमेंट के माध्यम से उनको हल कराने में भी कामयाब होंगे। बैठक में सदस्यों द्वारा मानदेय बढ़ाने, सड़कों को दुरुस्त करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य समस्याओं के संबंध में भी चर्चा व सुझाव दिए। सदस्यों ने मौजूदा स्थिति में पंचायतों में विभिन्न खाली पदों को भरने के संबंध में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिकतर पंचायतों में स्टाफ की कमी के कारण कार्य प्रभावित होता है, जिसके लिए जल्द प्रावधान किया जाए। ग्राम पंचायतों की तर्ज पर पंचायत समिति के शीर्ष में भी बजट की बढ़ोतरी की मांग भी प्रतिनिधियों द्वारा की गई। जिला परिषद व स्थानीय निकायों के तहत आने वाले वित्तीय मामलों को बढ़ाने के लिए भी सदस्यों द्वारा आग्रह किया गया। बैठक में योजना सलाहकार एवं राज्य वित्त आयोग सदस्य सचिव वासुदेव ने वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सरकार की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों एवं नीतियों को बढ़ाने के संबंध में कार्य किया जाए। उन्होंने बैठक का संचालन भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त किरण भड़ाना ने अपने संबोधन में पंचायतों, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सदस्यों से ठोस सुझाव की मांग की, ताकि आयोग के माध्यम से उनकी पूर्ति सुनिश्चित की जा सके और ग्रामीण लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष का परस्पर संवाद कायम करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। बैठक में जिला के सभी खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता और उप निदेशक योजना रविंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। सिरमौर जिला के गिरिपाल इलाके में गुगा नवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। क्षेत्र में उन सभी स्थानों पर गुगा नवमी मनाई जाती है जहां गोगा महाराज के मंदिर मौजूद है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर गोगा महाराज के मंदिर में रात को जागरण का आयोजन होता है, जबकि अगले दिन नाच गानों का दौर चला रहता है। उन्होंने बताया कि गोगा महाराज के दर्शन के लिए मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि गोगा महाराज से लोगों की गहरी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो है गुगा महाराज की जो जन्माष्टमी है उस पर लोग पहले रात को जागरण भी होता है और संध्या के साथ नाच गाना, लोक नृत्य वगैरह, और दिन को गुगा महाराज के जो है यहाँ सभी लोग दर्शन करने आते हैं। इसकी कृपा से जो है घर त्यौहार इधर उधर की जो सभी परंपरा हैं वो अभी तक बड़े अच्छे से कार्यक्रम रहते हैं। ये परंपरा काफ़ी सालों से चली आ रही है हमारे बुजुर्गों के टाइम से, और हम काफ़ी अच्छे तरीके से मनाते हैं इसको। जैसे कि हम कुछ लोग जो है गोगा पीर का व्रत रखते हैं और जैसे कल रात को उपवास कर लेते हैं। सुबह के टाइम रात को नाटिया नुटिया होती है और खूब इंजॉय करते हैं। बाकी ये प्रोग्राम 2 दिन का रहता है हमारा, जैसे कि कल रात का और आज दिन का है। जिला पुलिस की ओर से 2 पहिया वाहनों पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अभी लोगों में इन आदेशों के प्रति जागरूकता नहीं है। ऐसे में जिला पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शाहपुर के ट्रैफिक इंचार्ज विशंभर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस की ओर से 2 पहिया वाहन में चालक के साथ सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है और जिन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं है उन्हें जागरूक किया जा रहा है। जिला पुलिस की ओर से 2 पहिया वाहनों पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अभी लोगों में इन आदेशों के प्रति जागरूकता नहीं है। ऐसे में जिला पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शाहपुर में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया है। शाहपुर के ट्रैफिक इंचार्ज विशंभर सिंह ने बताया कि एमवी एक्ट के तहत जब से जुर्माने में बढ़ोतरी हुई है तब से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के 1000 रुपये और बिना लाइसेंस के 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं जिला पुलिस की ओर से 2 पहिया वाहन में चालक के साथ पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इस बारे में जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करता पाया गया तो उसके चालान किए जाएंगे। उन्होंने कहा पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये नाका जो रूटीन में लगाया जाता है ट्रैफिक चेकिंग के लिए, इसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट ये चीज़ें देखी जाती है। जब ट्रिपल राइडिंग इसके बारे में चेक किया जाता है, देखा जाता है और रूटीन में लगाते हैं। कभी यहाँ थाने के साथ बाहर लगा देते हैं, कभी आगे पीछे भी लगाते हैं टीम लेकर। नहीं जिस दिन से ये एमबी एक्ट का फाइन ज़्यादा हो गया उसके बाद मैक्सिमम लोग जो सीट बेल्ट डाल कर चल रहे हैं
बीच में कोई बिल्ला कोई ऐसा है कोई आ रहा है उसका हम चालान काटते हैं। डबल हेलमेट के बारे में अभी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और धीरे धीरे इनको समझाने के बाद अगर नहीं मानते हैं तो डबल हेलमेट का भी चालान काटना शुरू कर देंगे। मिनिमम विदाउट हेलमेट 1000 रुपया जुर्माना है, विदाउट सीट बेल्ट 1000 जुर्माना है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के 5000 रुपये जुर्माना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिला कुल्लू के देवालयों में एक और जहां पूजा पाठ का दौर जारी है, वहीं कई जगह मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। कुल्लू ब्लॉक की भूइन पंचायत के पिछले सेरी गांव में 3 दिवसीय जन्माष्टमी मेले का आगाज हो गया है। पिछले सेरी गांव में आयोजित मेले में स्थानीय देवता खुटीजल छिकानाला से त्रालीनाग पंचार घाटी से देवता बंचेरा भी हरियाणों सहित शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर भूइन वार्ड से पंचायत समिति सदस्य पंडित राजन कत्यायन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा और दिले राम जी का धन्यवाद करूंगा और समस्त से देवी देवताओं के साथ जो भी कारकुन आए उनका सबका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं ये मेला बहुत अच्छे से मनाया जाए और जो भी यहाँ कमियां होगी तो मैं पूर्ण रूप से उनको दूर करने का प्रयत्न करूँगा। जो कि इन्होंने मुझे एक रोड संबंधित बात और यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है जिसको बोलते हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पानी नहीं आता है, तो इसमें मैं पूरा जितना भी मुझसे होगा पूरा जोर लगाऊंगा इस चीज़ के लिए। बाकी जो भी मेरे उसमें आते हैं काम, मेरे इसमें जो ये मेरी पंचायत क्षेत्र है तो इसमें मैंने कुछ एक काम डलवाए हैं जिसमें मतलब कि लाइट्स वगैरह का हो गया या नाला सेरी में सोख्ता गड्ढा नाली वगैरह हो गया, वो मैंने इसमें ऑलरेडी डलवाए हैं, वो काम होके रहेंगे। और जो भी मतलब कि ये काम होंगे जो मेरे से होने वाली चीज़ होगी उसको कभी मना नहीं होगा। गाँव पिछली शहरी में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसको 5-6 साल हो गए मनाते मनाते और इस बारी बंजार से भी देवते आए हैं और बनशीरे आए हैं और एक यहाँ से त्रालीनाग आए हैं और छिकनाल से भी है। और जो जन्माष्टमी यहाँ मनाई जाती है वो खुड़ीजल की मनाई जाती है। वो पहले छोटी थी, अब बड़े बड़े मना रहे हम आगे के लिए, वैसे और बड़ी करेंगे। जो आज के हमारे मुख्य अतिथि है वो राजेंद्र शर्मा है जो BDC मेंबर है और हमने उनके साथ कुछ मांगे की है जो कि उन्होंने बोला पूरी करने के लिए। धर्मशाला को नगर निगम बने 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन निगम में एक्सेन सहित SDO के खाली पद होने के कारण निगम में कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और टेंडर प्रक्रिया भी थम कर रह गई है। ऐसे में एक बार फिर निगम ने सरकार से पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओंकार नेहरिया ने बताया कि सप्ताह पहले ही नगर निगम में तैनात एक्सेन को सस्पेंड किया गया था, तब से यह पद खाली है। वहीं SDO का पद भी निगम में खाली है। वर्तमान में केवल 2 ही जेई धर्मशाला नगर निगम में होने वाले विकासात्मक कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। हमने तो जब से नगर निगम बनी है, नगर परिषद का ही जो सेटअप है वो नगर निगम में है। इसके लिए हम बहुत बार बोल चुके हैं कि नगर निगम में जो स्टाफ की कमी है। इस टाइम हमारे पास जो जेई हैं, 2 जेई हैं, एक हमारे पास एक्शन था, वो भी अभी कुछ ही दिनों में उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। अभी हमारे पास जो स्टाफ बिल्कुल नहीं है। अगर हमने कोई भी किसी भी एस्टीमेट या टेंडर लगाना हो तो हमारे पास कोई भी प्रक्रिया नहीं है उसके लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला और मैंने उनको बोला कि हमारे को अभी भी 5 साल के बाद भी हमारे पास मतलब नगर निगम में वो स्टाफ पूरा नहीं, स्टाफ के बाद नई एक्शन है, नई SDO है, 2 जेई है और 4 आउटसोर्स पे है। लेकिन नगर निगम शिमला में 26 जेई है, तो नगर निगम धर्मशाला कैसे काम करेगी? ये तो हमारी कमिश्नर और हमारे पार्षद और हम जो भी अपनी मेहनत से पूरी नगर निगम चला रहे हैं। हम तो सबसे पहले तो हमने सरकार को लिख के भी भेजा है, अपनी जो मीटिंग होती है उसमें भी प्रस्ताव डाल के भी भेजा है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है हमारी धर्मशाला नगर निगम की ओर। क्योंकि आज हमें पूरा 1 हफ्ता हो गया कि हमारे पास एक्शन नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर यही हिसाब रहा तो हो सकता ताला भी लग जाए। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अर्की में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जब तक प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन की पेंशन की मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक एसोसिएशन वर्तमान सरकार का हर स्तर पर और साथ ही आगामी उपचुनावों सहित अन्य सभी चुनावों में विरोध करेगी। पेंशन के बारे में है, जो वर्तमान सरकार हमारे को पेंशन नहीं दे रही है। ये पेंशन
हमारे को अक्टूबर 1999 में नोटिफिकेशन हुई थी। 2004 तक जितने लोग पेंशन और रिटायर हुए हैं उन सभी लोगों को पेंशन मिल रही है इन बिटवीन की 1999 से 2000 के बीच में। उसके बाद जो भी हमारा एम्प्लॉइज ऑफिसर रिटायर हुआ है उसको किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी। मेरी सरकार से फिर आग्रह है कि इस पेंशन जो आपने वादा किया था 17 के इलेक्शन उसमें मैनिफेस्टो में किया है, 7 में भी किया है, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज हिमाचल जो है कर्मचारी बहुल क्षेत्र है, आपको भारी नुकसान होने वाला है। मेरा फिर मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि आप हमें बातचीत के लिए बुलाएं। अदरवाइज हिमाचल प्रदेश में जहां जहां पर भी ये उपचुनाव हो रहे हैं, हम जो भाजपा का कैंडिडेट होगा हम उसके विरुद्ध काम करेंगे। और हम सबसे अपील करेंगे सभी कर्मचारी, एनजीओ फेडरेशन हो, कोई भी संगठन हो, कि वर्तमान सरकार का कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जहां से भी खड़ा होता है उसको हराने के पूरे प्रयास किए जाए। और हम आगे भी आग्रह करेंगे, यदि इस प्रकार से नहीं मानेंगे तो हम अक्टूबर में हमने फैसला किया है कि अक्टूबर में हम सचिवालय के बाहर धरना देंगे। जिला कांगड़ा में फर्स्ट डोज के साथ कोविड वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो गया है। पिछले सप्ताह जिला में चलाए गए महाअभियान के तहत 35,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि जिला को कोविड वैक्सीनेशन का जो टारगेट मिला था उसमें से 11.5 लाख लोगों को सोमवार तक फर्स्ट डोज के साथ कवर करके 95 से 98% टारगेट पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कोविड वैक्सीनेशन के लिए वृद्ध या अपंग व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके घर पर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, जो ज़िला कांगड़ा के अंदर जो हमें टारगेट दिया गया है 2011 सेंसस को एक्स्ट्रापोलेट करके 2021 के लिए, वो लगभग 12.13 लाख लोगों का है जो 18 प्लस हैं और इस टीके के लिए पात्र थे। परंतु जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उनकी तरफ से जो हमें टारगेट मिला है वो 11.69 लाख है। और पिछले कल शाम तक हमने 11.5 लाख जो लोगों की वैक्सीनेशन है फर्स्ट डोज के साथ अचीव कर ली है। तो ये लगभग 95 to 98% के बीच में हमारा जो अचीवमेंट है वो रेंज कर रही है इस समय। और डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पिछले 3 महीने के अंदर जो कोविड होके चुका है और वो अभी टीके के लिए पात्र नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीका नहीं लगवाना चाहते क्योंकि वॉलंटरी एक्सरसाइज है। तो कहीं ना कहीं जो +-2% का जो रहेगा एक आंकड़े के अंदर वो हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग बाहर भी गए हैं, उनका नाम यहाँ पे दर्ज है परंतु उनको टीका बाहर लगा है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बाहर से यहाँ रह रहे हैं, उनका नाम वहाँ दर्ज है पर टीका उनको यहाँ लगा है। तो ये एक स्वाभाविक है कि जो 2 से 3% का ऊपर नीचे है वो रहेगा। परंतु ये कहना इस समय उचित होगा कि हिमाचल है और ज़िला कांगड़ा है, उन्होंने लगभग जो सैचुरेशन है फर्स्ट डोज की एलिजिबल और विलिंग बेनिफिशरीज़ की उनको अचीव कर लिया है। देखिए, जो महाअभियान हमने पिछले हफ्ते चलाया था उसमें लगभग हमने 35,000 के आसपास लोगों को वैक्सीनेट किया है फर्स्ट डोज के साथ। और इसमें यही निर्देश दिए गए थे कि यदि कोई ओल्ड एज के कारण या डिसेबिलिटी के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वैक्सीनेट करवाने के लिए, तो उनको उनके घर द्वार के ऊपर ही वैक्सीनेट किया जाए। और ये यदि जो इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटीज़ को मिल रही हैं उसके हिसाब से वैक्सीनेट किया भी जा रहा है। मैं अपील ये करता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति नहीं करवा सकते हैं बाहर आके वैक्सीनेशन, चाहे उसका कारण ओल्ड एज हो चाहे डिसेबिलिटी हो, वो अपने स्थानीय प्रशासन को इन्फॉर्म करें और उनकी जो वैक्सीनेशन है वो घर पे ही सुनिश्चित की जाएगी। कंडाघाट के बाद जिला कांगड़ा के रहन में खुले प्रदेश के दूसरे महिला बहुतकनीकी संस्थान में मेरिट के आधार पर 62 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव आर.के. शर्मा ने बताया कि संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग व कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इस साल इन कोर्सेज के लिए 40 सीटों का प्रावधान किया गया है और प्रवेश प्रक्रिया के लिए आए आवेदनों में से मेरिट के आधार पर 62 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। रहन में खुले महिला बहुतकनीकी संस्थान को ऑल इंडिया काउंसिलिंग से स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं तकनीकी शिक्षा बोर्ड की टीम ने भी एफिलिएशन के लिए साइट का निरीक्षण कर लिया है। इसमें जो राज्य सरकार द्वारा हमारा जिला कांगड़ा में रहन में एक दूसरा महिला बहुतकनीकी जो है वो इस साल से शुरू किया गया है। उसमें इस साल जो है 2 डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें सिविल और कंप्यूटर्स में 40 सीटें, कुल मिला के 80 सीटें जो हैं वो अप्रूव की गई हैं। और उसका प्रथम चरण में बच्चों ने सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसका वो अप्लाई किया और उसमें लगभग प्रथम चरण में 62 सीटें मेरिट के आधार पर बच्चों को अलॉट की गई हैं। और उनको जो भी उसमें डेट्स दर्शाई गई होंगी वहाँ पे उनको संबंधित संस्थान में जो है वो दाखिला लेना है। ये सिर्फ जो है केवल गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए ही है। ये इससे पहले हमारा राजकीय बहुतकनीकी कंडाघाट था, ये दूसरा महिला का जो बहुतकनीकी संस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।
देश और प्रदेश की तरह सोलन जिला में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्री राधा कृष्ण मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों में श्री कृष्ण पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जन्माष्टमी पर्व को लेकर सोलन के सपरुन स्थित दादा चेलाराम जी आश्रम निर्गुण बालिक सोलन में 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रतिदिन श्री कृष्ण अवतार पर आधारित दशम ग्रंथ कथा, चरण पूजा सहित कीर्तन व आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन शहर की स्थानीय संगत ने भी भाग लिया। दादा चेलाराम जी आश्रम में 21 तारीख से 29 तारीख तक जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से कीर्तन और कथा द्वारा मनाया गया। श्री हरीश चेलाराम जी ने कथा और कीर्तन किया, जिसमें सारी संगत ने आकर लाभ लिया है। कोविड के जो भी प्रोटोकॉल हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारा कार्यक्रम इस बार किया है। और आज जन्माष्टमी के पवित्र दिन रात्रि को रैन सभाई कीर्तन में हमने बड़े ही धूमधाम से कृष्ण भगवान का जन्म मनाया। पूरे 1 बजे बड़ी ही धुनी लगी और बड़े ही प्रेम से सारी संगत ने गाया राधे राधे श्याम राधे। पूज्य दादा चेलाराम जी, उन्होंने 1959 से ये जो जन्माष्टमी का उत्सव मनाना शुरू किया आश्रम में, वो आज तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने चाहा उसी चाव से हम मनाते रहें। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।